हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में सब आर्टिकल का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल का रिवीजन करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा और पूरे चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, कोलंबस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपुल ऑफ क्रॉस द अटलांटिक। अब कोलंबस क्या है? कोलंबस एक जहाजी नाविक था, तो उसने ही अमेरिका की खोज की थी। तो कोलंबस यहाँ एक प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही तो कोलंबस था, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। जो पूरे संसार में सिर्फ एक ही हो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। कोलंबस वाज मतलब था वन ऑफ द फर्स्ट। अब देखिए यहाँ फर्स्ट की बात करने लगा। अब हमने आपको बताया था रूल कि जहाँ फिक्स पोजीशन की बात करें, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टॉप। टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम मतलब बीच में, और द मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, बॉटम मतलब सबसे नीचे। तो ये एक फिक्स पोजीशन हो गया ना कि हाँ पहले की बात कर रहा है। तो फर्स्ट पीपुल मतलब पहला आदमी था। टू क्रॉस द, क्रॉस मतलब पार करना, अटलांटिक। अब देखिए फिक्स पोजीशन आ गया, तो इस जो फिक्स पोजीशन आएगा उसके पहले द का प्रयोग होगा। ये हमने पहले रूल में पढ़ा है। अब फिर पीपल क्रॉस द अटलांटिक। अब अटलांटिक क्या है? ये भी एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है और अटलांटिक महासागर पूरी दुनिया में एक ही है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये अटलांटिक के पहले द लगेगा। क्यों? हमने पहले रूल में पढ़ा है कि कोई भी नदी हो या महासागर हो, महाद्वीप हो, तो इन सभी के नाम के पहले, अब किस किस के नाम के पहले वो आप आगे वीडियो पिछला रूल देख लीजिए। इसमें रूल में हमने सब बताया कि कहाँ कहाँ आर्टिकल पहले प्रयोग होगा। तो ये अटलांटिक महासागर, तो ये महासागर के सब जितने महासागर हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, तो सभी के नाम के पहले दा लगेगा। तो यहाँ अटलांटिक के पहले भी दा का प्रयोग होगा। अब देखिए, थॉमस फ्लोज इनटू नॉर्थ सी। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे थॉमस किसी आदमी का नाम है। थॉमस यहाँ किसी आदमी का नाम नहीं है। देखिए इससे पता चलेगा, फ्लोज मतलब बहता है, इनटू नॉर्थ सी मतलब उत्तरी सागर में। तो बहता है तो क्या नदी ही तो बहेगा, तो यहाँ थॉमस एक नदी हो गया। तो हमने बताया कि नदी और महासागर, महाद्वीप, इन सबके नाम के पहले, नदी के नाम के पहले भी दा लगता है। थॉमस के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। थॉमस फ्लोज मतलब थॉमस बहता है, इनटू नॉर्थ सी। नॉर्थ सी, यहाँ पर ये नॉर्थ सी क्या होगा? उत्तरी सागर। हमने ये भी बताया कि सागर, महासागर, महाद्वीप, नदी, इन सबके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। तो नॉर्थ सी मतलब उत्तरी सागर, तो ये उत्तरी सागर हो गया। तो इसके, इसलिए इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। हम इसका आर्टिकल का ये रिवीजन कर रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा और कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब चलिए रूल नंबर तीसरा रूल देखते हैं, एग्जाम्पल। माई ब्रदर प्लेज पियानो एवरी मॉर्निंग। अब देखिए जहाँ सब प्लेज आ जाए और उसके बाद किसी उसका इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन जब प्लेज आ जाए तब उसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यहाँ से बेचने या खरीदने की बात करें, तो वहाँ ए या एन का प्रयोग होगा। क्योंकि बेचेंगे खरीदेंगे तो एक या दो ऐसे गिनती में ही तो खरीदेंगे। अगर 10 खरीदेगा तो लिखेगा कि 10 पियानो प्ले बाई, यहाँ माई ब्रदर बाईज 10 पियानो, तब यहाँ बाई 10 हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा मेरा ब्रदर एक पियानो खरीदता है, तो ए आ जाएगा, ए या एन का प्रयोग होगा वहाँ पर। लेकिन जब प्ले शब्द आ जाए तो उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी आ जाए, जैसे पियानो हो गया, बांसुरी हो गया, ये सब आ जाए, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ये भी रूल है, हमने पहले पढ़ लिया है। ये भी आप अगर नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। माई ब्रदर वांट्स टू बाई ए पियानो। अब देखिए यहाँ बाई शब्द आ गया। अभी हमने प्ले पढ़ा था, तो प्ले आ जाए, उसके बाद अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन बाई या सेल मतलब बेचना या खरीदने के, सेल मतलब बेचना होता है और बाई मतलब खरीदना होता है। तो उसके बाद अगर कोई आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। और यहाँ एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये पी से पापर बने था, पी या नो, ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो ये पा से शुरू हो रहा है। और हमने बताया कि का से लेकर ज्ञा तक से अगर कोई भी इससे ध्वनि से शुरू हो रहा है कोई शब्द, तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अगर छोटा आ से आह तक से शुरू हो रहा है, मतलब वावेल से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब ई देखते हैं। हाउ मेनी आवर्स, इसे हावर्स नहीं पढ़ेंगे, इसे आवर्स पढ़ेंगे। हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ऑन एवरेज। अब देखिए यहाँ हमने बताया था कि कोई कोई यहाँ फ्रेज होता है, तो ऑन एन एवरेज ये पूरा एक फ्रेज का काम कर रहा है। तो फ्रेज में ए या एन आर्टिकल फिक्स होता है, या तो ए आएगा या तो एन आएगा, दा नहीं आ सकता है। तो ए या आएगा या तो एन आएगा। ये आप जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे खूब सारा, तब वो आप जान जाएंगे कि कौन सा फ्रेज है, कहाँ फ्रेज का काम कर रहा है, कहाँ फ्रेज। अब यहाँ में फ्रेज नहीं है, ये सब अलग अलग शब्द है। लेकिन यहाँ ऑन एन एवरेज ये एक पूरा फ्रेज हो गया।
तो यहाँ आयन क्यों आया है, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है, वावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ आयन का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट से होता तो ए का प्रयोग होता। अब चलिए यफ देखते हैं। ही वाज इन ए हरी। अब देखिए इन ए हरी, हमने ये भी आपको बताया कि ये भी एक फ्रेज ही है, इन ए हरी। तो इन ए हरी, अब ए यहाँ क्यों आया, आयन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक फ्रेज है, व्हेन आई सा हिम। तो हम यही देख रहे हैं, ए आयन का प्रयोग ही देख रहे हैं, तब यहाँ ए का प्रयोग होगा। अब जी देखते हैं। अमेरिका कम्स इन वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ इन द वर्ल्ड, हमने ये भी बताया जो संसार में एक ही है वर्ल्ड के पहले, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ वर्ल्ड पूरे संसार में एक ही है, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। पृथ्वी हुआ, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, वर्ल्ड, ये सब इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा जो होता है, तो उसी को इक्वेटर कहते हैं। तो इन सभी के पहले द का प्रयोग एकदम फिक्स है कि हाँ होगा ये। अब ये से देखते हैं। आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट द ऑफर यू मेड। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आई नीड टाइम टू थिंक, मुझे समय चाहिए, किसके लिए, टू थिंक, सोचने के लिए भी। अब सोचने के लिए मुझे समय चाहिए, आई मतलब मुझे, तो मुझे समय चाहिए, टाइम मतलब समय, नीड मतलब आवश्यकता है, टू थिंक मतलब सोचने के लिए, अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में, द ऑफर यू मेड मतलब जो ऑफर तुमने दिया है, यू मेड मतलब दिया है, यहाँ बनाया नहीं है, यहाँ मतलब होगा इसका कि दिया है। तो मुझे समय चाहिए जो तुमने ऑफ़र दिया है उसको, उसके सोचने के बारे में। तो कोई इंसान किसी को ऑफ़र तो एक ही तो देगा, तो यहाँ ऑफ़र पार्टिकुलर ऑफ़र की बात कर रहा है, कोई ख़ास ऑफ़र तो ही उसे दे रहा होगा, तो उसी के लिए तो वो सोचने के लिए समय मांग रहा है। तो यहाँ ख़ास ऑफ़र की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ये देखिए यहाँ द का प्रयोग हुआ है, तो जब ये ख़ास ऑफ़र दिया है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब देखिए आई, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव दैन सिल्वर। अब यहाँ सामान्य सी बात कर रहा है कि गोल्ड इज मोर मतलब अधिक, एक्सपेंसिव मतलब महंगा है, देन सिल्वर, सिल्वर से अधिक कीमती है या महंगा है। तो ये सामान्य सी बात है कि सिल्वर सस्ता है और गोल्ड महंगा है, ये तो जनरल सी बात है। जब सामान्य बात करें तो हम मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी हमने रूल में पढ़ लिया है। अब देखते हैं जे, ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब किसी खास फील्ड, किसी खास मैदान में, अब देखिए पहले यहाँ देखिए ब्लैक एंड वाइट काउ। अब देखिए यहाँ पर यही ऐसे आपको देगा एग्जाम में, यहाँ इसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। अब कहेगा इसमें उचित आर्टिकल भरिए, एग्जाम उसमें ऑप्शन में क्या देगा, एक जगह ए देगा, एक एन देगा, एक दा देगा और एक देगा चौथा ऑप्शन देगा कि कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। वैसे ही वाक्य सही है, तो आप अगर पढ़े हैं तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो आप लगा देंगे नहीं कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं इसमें। तब देखिए इसमें क्या, जब देखिए ब्लैक एंड वाइट, देखिए नाउन अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। देखिए इज आता है, इज मतलब है, तो नाउन सिंगुलर रहता है तो इज भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ आर देखिए प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब है आर। तो इससे पता चलता है कि एक ब्लैक काऊ है और एक वाइट काऊ है, दो काऊ हो गए। तो जब दो काऊ हो गए तो एक ब्लैक काऊ हो गया, तो इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा, एक वाइट काऊ है तो इसके पहले भी, दोनों के पहले। अब ये क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, ये नाउन है। अब ये नाउन है, काऊ गाय, काऊ प्राप्त नाउन तो है। एडजेक्टिव कौन, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी की नाउन की विशेषता बताए। तो ब्लैक मतलब काला, वाइट मतलब सफ़ेद, तो यहाँ गाय सफ़ेद और काला है, तो यहाँ इसकी गाय की विशेषता बता रहे हैं। तो हमने ये रूल आगे पढ़ा है कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और अगर वो बहुत सी गायों की बात कर रहा है, एक से अधिक गायों की बात कर रहा है, तो दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही है। अब ये दोनों जो गाय है, एक काली गाय एक सफ़ेद गाय, ये किसी खास एक ही फील्ड में, तो ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, तो किसी खास फील्ड में ही तो चर रहे होंगे, सभी फील्ड में तो चर नहीं रहे होंगे, तो इसलिए किसी खास की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और इससे अगर यहाँ देखिए, यहाँ अगर एक ए नहीं लगाते हम, यहाँ पर ए गायब कर लीजिए तो हो जाएगा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, मतलब इसका मतलब हो जाएगा ए ब्लैक एंड वाइट मतलब एक है, एक ही गाय है। काऊ कैसा है, एक ही है, वो काला भी है और सफ़ेद भी है। तो यहाँ इज का प्रयोग करते, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ मतलब एक काला और सफ़ेद, एक ही गाय है लेकिन वो आधा काला है आधा सफ़ेद है, तो काऊ इज हो जाएगा। यहाँ अगर एक की बात करता तो यहाँ इज देता, लेकिन यहाँ दो की बात कर रहा है तो यहाँ आर दिया है, वो आप वो देगा एग्जाम में ऐसे देगा, तो यहाँ ए या एन आपको भरने के लिए देगा अगर आर्टिकल की बात कर रहा है तो।
और हम अभी आगे वर्ब बताएंगे, वर्ब जब पढ़ाएंगे तो उसमें जानते क्या देगा, तो उसमें ए दोनों में देगा, अब वहाँ आर गायब कर देगा, तो वहाँ कहेगा कि इज भरेंगे, आई एम भरेंगे, आर भरेंगे। तो आप अपने हिसाब से बताइए क्या भरेंगे। अब देखिए ए ब्लैक एंड वाइट, ए वाइट। अब यहाँ दो की जब बात करने लगा तो हम जान गए जब एक की बात करता तो सिंगुलर होता, लेकिन जब दो की बात कर रहा तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए वर्ब आर आएगा, तो कभी यहाँ ये गायब कर देगा और कभी ए गायब कर देगा। तो अगर आप रूल जानते हैं तो आप दोनों सही सही दोनों सही लगा लेंगे कि अगर एक की बात कर रहा है तो यहाँ इज लगाएंगे, अगर दो काऊ की बात कर रहा है तो यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। अब एक काऊ की बात करेगा तो यहाँ सिर्फ ए पहले वाले एडजेक्टिव के सामने ए लगाएंगे, और अगर दो की बात करेगा तो दोनों एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग होगा। देखिए इसमें आर दिया है, इसका मतलब दो गाय हो गए। अब आर प्लूरल होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो जब आर प्लूरल हो गया तो इसके पता चल गया कि दो गाय की बात कर रहा है, इसलिए आर्टिकल दोनों के पहले आएगा, इसलिए दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। चलिए के वाला देखते हैं। द सेक्रेटरी एंड रिसेप्शनिस्ट हैज जस्ट लेफ्ट फॉर होम। तो अब देखिए यहाँ एंड, देखिए यहाँ भी एंड लगाया था, यहाँ भी एंड लगाया था, और दो यहाँ दो नाउन, यहाँ देखिए एडजेक्टिव जुड़ रहे थे, यहाँ दो नाउन जुड़ रहे हैं, एक सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट। अब देखिए एंड से जुड़ा है, लेकिन यहाँ एक ही की बात कर रहा है। हैज देखिए सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल हैव होता है। अब सिंगुलर एक आदमी के लिए आता है, हमने पहले बताया था कि एक व्यक्ति व वस्तु हो तो उसके लिए हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और लेकिन जैसे एक से अधिक हो जाएगा, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आगे जब जब आएगा वर्ब तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जान लीजिए कि हैज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल हैव होता है। जैसे इज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल आर होता है, तो इसे ये भी हैज है। अब देखिए वाक में ही वो हैज दे दिया, यहाँ सिर्फ हमें देगा एग्जाम में भरने के लिए, यहाँ ये वाला खुद देगा वो हैज। अगर हैज दे दिया तो आप तुरंत समझ जाइए कि जब हैज दे दिया इसका मतलब एक की बात कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है। तब एक ही आदमी है जो सेक्रेटरी भी है और रिसेप्शनिस्ट भी है। तो जब एक ही आदमी है तो सिर्फ पहले वाले के पहले दा का प्रयोग होगा। तो इसमें दिया है तो इसलिए इसमें हैज दिया है, इसका मतलब ए यहाँ एक ही आदमी है, एक ही लोग है, इसलिए इसके पहले ए एक ही आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ एक ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे सर जी कि यहाँ ए का प्रयोग किए, अब यहाँ दा का प्रयोग किए, तो यहाँ दा क्यों लगा, यहाँ ए क्यों लगा। तो अब देखिए इस ये भी ध्यान लीजिए, जैसे सेक्रेटरी हो गया और रिसेप्शनिस्ट हो गया, तो हम कहीं भी हो तो हमें कोई थोड़ी ना पता है कि ऑफिस में कितने सेक्रेटरी हैं, एक सेक्रेटरी है, दो सेक्रेटरी है, चार सेक्रेटरी। किसी ऑफिस में एक भी होते हैं, किसी ऑफिस में दो चार होते हैं, रिसेप्शनिस्ट भी कहीं एक होते हैं, कहीं दो चार होते हैं। तो हम ये जान थोड़ी ना पाएंगे। तो हम इसलिए किसी खास की तो बात कर रहे हैं कि है जस्ट लेफ्ट फॉर होम, मतलब जस्ट मतलब अभी तुरंत, मतलब घर के लिए गए हैं। है लेफ्ट फॉर होम मतलब अभी तुरंत घर के लिए गए हैं। तो हम यहाँ जान नहीं पाएंगे ना कि वहाँ एक की बात कर रहा है कि चार के हाँ रिसेप्शनिस्ट कितने हैं। तो इसलिए वो खास की बात कर दिया। अब दा का प्रयोग कहाँ होगा, खास के लिए होगा, कि वहाँ खास हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं कि वही सेक्रेटरी अभी घर के लिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ दा का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पर एक का प्रयोग किए हैं क्योंकि यहाँ हम एक गाय की बात कर रहे थे कि हाँ एक ही गाय है कि जो अभी फील्ड में चल रही है। तो यहाँ एक किसी खास की नहीं बात कर रहा, किसी एक गाय की बात कर रहा है। पता नहीं दो तीन हो तो इसलिए एक की बात कर रहा है, इसलिए एक का प्रयोग हुआ। और यहाँ किसी खास की बात कर रहा है, इसलिए दा का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यह उदाहरण देखते हैं। मैन स्टैंडिंग ओवर दियर इज एन RAS ऑफिसर। अब देखिए मैन स्टैंडिंग ओवर दियर, जो वहाँ आदमी खड़ा है, ओवर उसके ऊपर खड़ा है आदमी। तो देखिए कोई खास की तो बात करने लगा, जो वहाँ आदमी खड़ा है, इज मतलब है एन RAS ऑफिसर, RAS ऑफिसर है वो आदमी। कहाँ कौन सा आदमी, मैन आदमी जो खड़ा है वहाँ पर, ओवर दियर वहाँ पे जो खड़ा है आदमी उसके ऊपर, उसकी बात कर रहा। तो जब यहाँ खास की बात करने लगा तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। किसके पहले होगा, यहाँ जो नाउन होगा उसके पहले प्रयोग होगा। अब यहाँ स्टैंडिंग के पहले आप दा नहीं लगा सकते, नाउन के पहले दा लगेगा। अब यहाँ नाउन की विशेषता ही बता सकता है कि टाल मैन, यहाँ आदमी लंबा है, तो यहाँ बीच में दा के बाद में टाल भी आ जाता है। तो टाल के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अब ये नहीं कि टाल दा मैन हो जाता, तो टाल इसके मैन के पहले आ जाता, लेकिन नहीं आया तो इसलिए नहीं लिखे हैं। तो अब यहाँ देखिए यहाँ आर क्यों आया, क्यों, क्योंकि वह RAS ऑफिसर की बात कर रहा है। अब RAS लिखेंगे तो बड़ा आ और आर हो जाएगा। तो जब बड़ा आ से शुरू हो रहा है, तब हमने बताया कि जब वावेल से शुरू हो रहा है तो इसलिए यहाँ एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ आप कहेंगे सर जी आर तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कॉन्सोनेंट है कि व्यंजन, हम इससे नहीं देखेंगे, हम इसको हिंदी में उच्चारण करके देखेंगे। अब RAS कैसे लिखेंगे, बड़ा आ और रा आर हो जाएगा और ए और सा एस हो जाएगा। तो हम बड़ा आ और रा, पहले आर को देखेंगे, पहले वाले शब्द को देखेंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो बड़ा आ वावेल हो गया,
रहेगा, तो इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। अब ये हम देखते हैं, पॉवर्टी इज कर्स, मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी, एक कर्स मतलब ये श्राप है। इसका हिंदी अर्थ हुआ पॉवर्टी इज कर्स, गरीबी एक श्राप है। अब दोनों ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव बता रहे हैं। गरीबी किसी भाव बता रहे हैं ना किसी आदमी की, कि हाँ वो आदमी गरीब है। कर्स मतलब श्राप, तो ये सब भाव बता रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अब भाववाचक संज्ञा को क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। और ये जनरली बात कर रहा है, ये दोनों जनरली सामान्य बात कर रहा है ना, कि पावर, सही बात है, गरीबी एक श्राप है ही, तो ये सामान्य बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। देखिए पॉवर्टी के पहले भी नहीं लगा है, कर्ज के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए आप ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लीजिए, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जनरली बात कर रही है, दोनों जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अभी आप ब्रैकेट में लिख लेंगे तो आप चाहे जब भी कापी पलट के देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा ये, फिर नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, क्यों होगा क्यों नहीं होगा। लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। अब चलिए यन देखते हैं, ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब अंडरस्टैंड इंग्लिश, अब यहाँ देखिए किसके पहले है? प्रोनाउन इसके पहले नहीं, हम यहाँ नाउन देखेंगे, नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग देखेंगे हम। तब देखिए अंडरस्टैंड मतलब समझना। अब समझना क्या? इंग्लिश आदमी को समझेंगे? नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना। ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, वह नहीं समझता है अंग्रेजी भाषा को। तब यहाँ लैंग्वेज नहीं आया, लेकिन तब भी आप समझ लीजिए कि जब कोई भी उस भाषा हो, अगर वो सामान्य अर्थ में बात कर रहा है तो उसके पहले दा नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन हमने पहले रूल बताया कि इंग्लिश के बाद अगर लैंग्वेज भी आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, तो हम दा का प्रयोग करते, या ट्रांसलेट शब्द आ जाता है तब भी हम इंग्लिश के पहले दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये दोनों नहीं आया है, इसलिए हम इंग्लिश के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी पीछे भी जल्दी ही रूल पढ़ा है ये। अब देखिए ओ, यू कैन पे योर इंस्टॉलमेंट बाई एंड ऑफ दिस मंथ। अब देखिए यू कैन पे, तुम पे कर सकते हो, योर इंस्टॉलमेंट, अपना इंस्टॉलमेंट, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, इस एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के आखिरी तक। अब देखिए यहाँ एक निश्चित महीने की तो बात कर रहा है कि हम इसी महीने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि अगले महीने की तारीख, आखिरी तारीख तक या तो उसके अगले महीने, हम इसी महीने की बात कर रहे हैं। देखिए दिस आ गया, दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के लास्ट तक, अंतिम तक तुम्हें इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हो। तब यहाँ जब खास महीने की बात करने लगा तो इसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अब किसके पहले दा का प्रयोग करेंगे? अब ये देखिए इसमें निश्चित महीने की बात कर रहा है, इसलिए बाई द एंड ऑफ होगा। यहाँ एंड ऑफ दिस, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है कि किस एंड मतलब समाप्ति ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। किसके? इस महीने। अब ये विशेषता बता रहा है कि इस महीने के अंत तक। तब यहाँ जब विशेषता बता रहा है इसलिए बाई के बाद दा का प्रयोग होगा, तो द एंड ऑफ दिस मंथ होगा यहाँ पे। ये भी आपने इसे नीचे लिख लीजिए कि बाई द एंड ऑफ होगा। यहाँ दा कहाँ लगेगा? बाई और एंड के बीच में रहेगा, तो बाई द एंड ऑफ दिस मंथ रहेगा। किसी खास महीने की बात कर रहा है इसलिए दा का प्रयोग होगा यहाँ पे। अब पी, I was born on 2nd of November 1980, but she was born on the 1st of November। अब ये भी देख लीजिए, 2nd of November मतलब 2nd नवंबर के 2nd तारीख को 1980 में 2 नवंबर को। अब ये खास की बात करने लगा ना कि 2 नवंबर 1980 को जन्म हुआ था उसका, तब जब खास की बात करने लगा तो यहाँ होगा द 2nd of November। ऑन द, यहाँ ऑन और सेकंड के बीच में दा लगेगा, ये प्रीपोजिशन, ये ऑन प्रीपोजिशन है, इसके पहले दा नहीं प्रयोग करेंगे, ना नवंबर के पहले दा प्रयोग करेंगे। ये सेकंड ऑफ, ये विशेषता बता रहा है किसकी? नवंबर का, कि नवंबर के दूसरा तारीख। तो यह जब विशेषता बता रहा है तो हमने बताया है कि कोई भी नाउन है तो विशेषता जो बताएगा उसके पहले आएगा, और जो विशेषता बताने वाले शब्द के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ होगा ऑन द 2nd ऑफ नवंबर होगा। अब आगे देखते हैं आगे कोई गलती है कि नहीं। बट सी वाज बॉर्न ऑन द 1st ऑफ नवंबर। अब देखिए यहाँ 1st ऑफ नवंबर आ गया, मतलब फर्स्ट मतलब ऑफ नवंबर मतलब नवंबर के पहले तारीख को। अब देखिए यहाँ 1st आ गया, तो 1st ये निश्चित तारीख हो गया, इससे भी पता चल गया, और 1st ऑफ नवंबर मतलब 1 तारीख, ये भी इससे भी पता चल गया कि निश्चित की बात कर रहा है, इसलिए 1st के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए 2nd, ये भी फिक्स पोजीशन है, तो इसलिए 2nd के पहले दा का प्रयोग करेंगे। और यहाँ 1st है तो 1st ये भी निश्चित हो गया, तो इसलिए 1st के पहले दा का प्रयोग करेंगे। ये भी रूल हमने आगे पढ़ा है। तब यहाँ क्या होगा? ये दा सही है, लेकिन यहाँ पे दा का प्रयोग होगा, तो आप लिख लीजिएगा ऐसे ब्रैकेट में कि ये ऑन और 2nd के बीच में दा का प्रयोग होगा, क्योंकि ये 2nd ऑफ नवंबर किसी फिक्स डेट की बात कर रहा है। ऐसे लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए।
अब देखिए क्यों, द रीजन वाई द कॉफ़ी इज पॉपुलर एमंग स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर कॉफ़ी, कॉफ़ी हमने लिक्विड बताया था कि ये कॉफ़ी लिक्विड है। अब लिक्विड किस में आएगा, ये मटेरियल नाउन में आता है लिक्विड। जितने भी है जैसे अब सोना चांदी पानी, ये सब कॉफ़ी चाय, ये सब किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। तो देखिए यहाँ किसी खास लिक्विड के पहले दा नहीं लगेगा, सिर्फ पार्टिकुलर की बात करें तब दा लगेगा। हमने आपको पहले बताया था कि मटेरियल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। ये भी कॉफ़ी भी मटेरियल नाउन में ही आता है। कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, पानी, ये तो ये भी मटेरियल नाउन में आएगा, तो ये उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब खास की बात करें तब द का प्रयोग होगा। तो अब देखिए यहाँ खास की तो बात कर नहीं रहा, देखिए कैसे पता चला, द रीजन वाई द कॉफ़ी इज पॉपुलर एमंग स्टूडेंट। अब किसी खास कॉफ़ी की तो बात कर नहीं रहा है कि जो कॉफ़ी उस दुकान पे बनती है, जो कॉफ़ी अमेरिका में मिलती है। अगर ऐसा कुछ कहता तब हमें इससे पता चलता, और इससे पता चल रहा है कि द रीजन वाई मतलब यही कारण है कि लड़के काफ़ी ज़्यादा पसंद, पॉपुलर है, लोकप्रिय है, स्टूडेंट मतलब लड़कों के बीच में काफ़ी क्यों पसंद करते हैं। अब यहाँ रीजन नहीं दिया है, लेकिन बताया है कि द रीजन यही कारण है कि लड़कों स्टूडेंट छात्र के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ सामान्य बात कर रहा है। अगर ये यहाँ सामान्य नहीं, पार्टिकुलर कैसे बात करता है कि जो काफ़ी उस दुकान पे मिलती है या जो काफ़ी अमेरिका में बनती है, तब ऐसे कहता तब हम वहाँ जानते कि हाँ वो खास की बात कर रहा है। अब यहाँ ये सामान्य बात कर रहा है कि लड़कों स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसलिए ये वाक्य, इसमें ये वाक्य गलत है। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, द हटा दिए तो पूरा वाक्य सही हो जाएगा। तो यहाँ यही कह रहा है, यहाँ काफ़ी लिक्विड के पहले द का प्रयोग नहीं होगा सामान्य अर्थ में। अब देखिए, सेवरल मिनिस्टर मतलब बहुत सारे मिनिस्टर मंत्री विजिटेड जेल टू सी ए नंबर ऑफ प्रिजनर। अब हमने ये भी बताया है आपको कि जेल हुआ, स्कूल, चर्च, मस्जिद, मंदिर, ये सब अगर आए तो उसके जब प्राइमरी हम जिस काम के लिए बना है उसी के लिए प्रयोग करने जाए तब वो प्राइमरी पर्पज होगा, तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर कोई खास काम के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए, सेवरल मिनिस्टर माने बहुत सारे मिनिस्टर, विजिटेड मतलब देखने गए थे, जेल टू सी मतलब देखने गए, टू सी मतलब देखना, जेल गए थे देखने, क्या देखने, ए नंबर ऑफ प्रिजनर्स मतलब बहुत सारे कैदी को देखने गए थे। अब जेल में किस लिए जाया जाता है, हम आप जेल में कोई जाएगा तो वो बंद होने ही तो जाएगा, वहाँ घूमने थोड़ी ना जाएगा। लेकिन मिनिस्टर किस लिए जा रहे हैं, किसी खास काम के लिए, क्यों, नंबर ऑफ प्रिजनर से जेल से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ किसी खास अदर पर्पज की बात कर रहा, इसलिए जेल के पहले, जेल ये नाउन हो गया तो नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, यहाँ दा लगेगा, विजिटेड द जेल होगा। वैसे ये वाक्य गलत है, अगर दा लगा दीजिए तो ये वाक्य सही हो जाएगा। ऐसे आएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि यहाँ पे आप बताइए क्या भरेंगे, ए भरेंगे, एन भरेंगे या दा भरेंगे। तो आप अगर पढ़े हैं, जानते हैं आप, तो यहाँ पर दा भरेंगे, अगर नहीं जानते तो आप कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल देखने में सही लग रहा है, तो ये आप सही लगा के चले आएंगे। चलिए यस देखते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। इट इज़ ओनली आफ्टर द वार मतलब यह है वार के बाद, आफ्टर द वार केवल वार के बाद ही पता चलता है, मतलब डैट मतलब कि, पीपल मतलब लोग, रियलाइज हाउ बैड इट वाज मतलब महसूस करते हैं कितना बुरा था वो लड़ाई। अब देखिए इसमें किसी पार्टिकुलर वार की बात नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ वार आ गया, लेकिन वार की बात नहीं कर रहा है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब पार्टिकुलर की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ सामान्य बात कर रहा है कि अगर हम वार हो जाता है तो उसके बाद लोगों को रियलाइज मतलब महसूस होता है कि कितना गलत हुआ था, ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए था। तो ये सामान्य बात कर रहा है। तो लेकिन पार्टिकुलर कब बात करता है, जैसे कहता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द वार ऑफ पानीपत, द वार ऑफ बैटल। तो ये सब जब कहता है तब हमें इससे पता चलता है कि हाँ ये पार्टिकुलर की बात कर रहा है। इसमें किसी पार्टिकुलर वार की बात नहीं कर रहा है, किसी भी या अन्य एनी वार की के सेंस में बात कर रहा है, इसलिए द की जगह ए वार होगा, कि एक वार की बात कर रहा है यहाँ पर कि इट इज़ ओनली आफ्टर ए वार मतलब सामान्य बात कर, एक हमने बताया था कि ए से एनी का भी अर्थ देता है, ए से एक का भी अर्थ होता है। तो यहाँ देखिए, एनी वार कोई भी सेंस देने के लिए आप पहला रूल देखिएगा मेरे वीडियो का, तो उसमें बताया है हम कि ए का प्रयोग एनी के अर्थ में भी करते हैं, तो ए का प्रयोग यहाँ होगा, यहाँ दा नहीं लगेगा, किस सेंस में बात कर रहा है, इसलिए दा वार की जगह ए वार होगा। ओनली के पहले दा लगे, दा इसलिए नहीं आया है क्योंकि इसमें बाद नाउन नहीं आया है। अब कहेंगे सर जी ओनली के पहले दा क्यों नहीं आया है, क्योंकि ओनली के बाद कोई नाउन नहीं आया है, आफ्टर ये प्रीपोजिशन है। अब यहाँ वार, तो यहाँ हमने बताया था कि एनी का भी अर्थ दे रहा है, ए का प्रयोग करेंगे तो हम एनी का भी अर्थ दे रहा है कि कोई भी वार हो, जब वार समाप्त हो जाता है तब हमें महसूस होता है कि इतना बेकार था वार, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी।
तो इसलिए यहाँ होगा इट इज ओनली आफ्टर ए वार इज ओवर, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। अब टी, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, मतलब दो आंसरों में से, ऑफ द टू आंसर मतलब दो आंसरों में से, उत्तरों में से, दिस इज मतलब यह निश्चित एकदम सबसे बेटर, मतलब ये सबसे सही यही है। जब दो आंसर दिया है उसमें से आपको कहना कि सबसे अच्छा आंसर यही है, तब उसके में उसकी बात कर रहा है। तब देखिए अगर वाक्य में ऑफ द टू आया है और उस वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री आया है, हमने ये आपको पहले भी ये भी रूल बताया कि अगर वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री आया है और ऑफ द टू भी आया है तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, आप जान लीजिए जैसे सी डी, सी मतलब कंपैरेटिव, डी से डिग्री होता है, के पहले द आएगा। तो ये देखिए इसका पॉजिटिव क्या होता है, इसका पॉजिटिव इधर जाएंगे तो गुड हो जाएगा, फिर कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट, मतलब गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो ये डिग्री बता रहा है कि आप जान लीजिए कि ये डिग्री ही बता रहा है। तो यहाँ बेटर कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, और वाक्य में ऑफ द टू भी आया है, इसलिए डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ये रूल आप 2-3 बार ऐसे रिवीजन करेंगे, हम जितना रूल बताया है आपको एकदम से याद हो जाएगा, फिर आपको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे 2-3 बार आप पढ़ेंगे। तो यहाँ बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। बस बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और रिवीजन करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आगे और भी एग्जाम्पल लाएंगे, आपको रिवीजन और अच्छे से करवाएंगे। थैंक यू।